दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत सारा आर्टिकल्स और वीडियोस मिलते हैं, मगर वो कवर करते हैं कि क्या करना है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू मेक मनी। लेकिन इस एपिसोड में हम कवर करेंगे वित्तीय नियोजन, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या नहीं करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। What not to do in financial planning and mistakes to avoid in financial planning। इंटरेस्टिंग लगता है ना? ये है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज, टीजीवी हिंदी। द गाइडिंग वॉइस हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म फाउंडर एंड होस्ट, मतलब व्यवस्थापक और मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। आज द गाइडिंग वॉइस हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुआ है ऋषि जीवन गुप्ता, वन एंड ओनली। यस, आपने सही सुना, ऋषि जीवन गुप्ता के लिए गूगल करने की कोशिश करें, आपको केवल एक ही व्यक्ति मिलेगा और वह आज हमारे साथ है टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में। And Rishi Jeevan Gupta is founder and CEO at Wealthy World Pathways Private Limited. And Rishi जी, हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन, थैंक यू वेरी मच। और आपके सारे श्रोताओं का, जो भी द गाइडिंग वॉइस के जितने भी आपके श्रोता हैं इन वेरियस कंट्रीज, आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, तो उन सबका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। और आई थिंक चलिए शुरुआत करते हैं। आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस एंड व्हाटएवर यू वांट टू नो, एंड जो जितने भी आपके श्रोता लोग जानना चाहते हैं। सुपर। सो हम शुरू करते हैं ऋषि जी। पहला आप थोड़ा ब्रीफ एलिवेटर पिच बता दीजिए आपके बारे में, करियर का माइलस्टोन्स जो भी है वो थोड़ा हाईलाइट कीजिए। नवीन, जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम ऋषि जीवन गुप्ता है और मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड आई बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन ऑफ हरियाणा दैट इज कॉल्ड अंबाला, राइट। और ये एक आर्मी कैंटोनमेंट है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा ऑफिस जो है चंडीगढ़ में है और मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी 2 डॉटर्स, ट्विन डॉटर्स, राइट। और जहां तक मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट, आई एम ए सीए ड्रॉप आउट, बट आई एम ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और ये जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होता है, इट्स ए ग्लोबल सर्टिफिकेशन, पूरे अंतरराष्ट्रीय इसकी प्रमाणिकता है। इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मोस्टली डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, सब जगह इसकी प्रमाणिकता है। अभी अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में तकरीबन 2600 के करीब, 2600 के करीब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हैं। और आई एम प्राउड टू से उसमें हमारी कंपनी वेल्थवेज के अंदर 3 सीएफपीज हम इकट्ठे काम करते हैं और सभी का एक्सपीरियंस 20 साल से ऊपर का है इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। और करियर माइलस्टोन की अगर बात करें, मैंने बहुत ही एक छोटे लेवल से अपना करियर की शुरुआत किया था। When I was doing my CA, my father passed away unfortunately, and मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और तो I straight away started my career. So I started my career with Fortis Securities. Right now it's known as Religate Securities. Its name is changed as Religate Securities. तो वहां पर मैंने एज ए बैकएंड एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था। My job profile to fill up the account opening forms and dematerialization forms. So that was the job profile I started, right? तो उसके बाद मेरे अंदर शुरू से सीखने की लगन रही है भगवान की दया से, तो मैं सीखता गया और जीवन में आगे बढ़ता गया। तो मैंने तकरीबन 18 से 19 साल तक मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में लगाए हैं। टॉक अबाउट कि कौन कौन सी कंपनी में लगाए हैं, एक्सिस बैंक में मैं रहा हूँ, आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप में मैं रहा हूँ तकरीबन 6-7 साल, इंडसइंड बैंक, और जो मेरा लास्ट बैंक था दैट वाज विद एचडीएफसी बैंक, उसमें भी मैं इन्वेस्टमेंट्स के जो इनका डिपार्टमेंट होता है प्राइवेट बैंकिंग ग्रुप, उसका ही सदस्य था। ठीक है, तो ये मेरा फाइनेंशियल थोड़ा करियर का माइलस्टोन है। और 2019 में हम सारे जो 4-5 पुराने दोस्त थे, 4 दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट ऑन योर ओन। तब हमने 2019 में वेल्थवेज के नाम से अपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म बनाई व्हिच इज बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़। बट हमारे जो क्लाइंट्स हैं दे आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो यहाँ पर हम चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है एक छोटा सा, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डूइंग गुड। तो ये हमारा एक छोटा सा बैकग्राउंड है। बहुत इंस्पिरेशनल बैकग्राउंड है आपका। और एक कॉमन चीज हम दोनों के बीच में है कि
मेरा डैड भी, मेरा इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में ही पास्ड अवे, एंड आई नो मुझे भी बहुत सारा मुसीबत पर, और आई हैव टू वर्क ए लॉन्ग वे टू गेट हियर, सो आई कैन रिलेट। एंड हाँ, जो भी अपना फायर इन द बेली बोलते हैं ना, आई थिंक दैट कम्स व्हेन यू गो थ्रू दैट हार्डशिप्स। ठीक है, सो ऋषि जी, आपका करियर हिस्ट्री इज वेरी इंस्पिरेशनल। और अब हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए आपके इस सफर में ऐसे कौन सी तीन चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके। द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेल्दी वर्ल्ड पाथवे प्राइवेट लिमिटेड, एंड यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स एंड नाउ एडवाइजिंग मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब। सो मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ आपका कौन सा तीन चीजें आपके। इसके बारे में ना मुझे अपनी लाइफ की एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना ठीक है। चाहूंगा, जिस एक इंस्टेंस ने, उस एक इवेंट ने मेरी लाइफ को बदलने में बहुत बड़ी मदद करी। अच्छा। ये आई थिंक 2004 से 2005 के बीच की बात है। प्रिसाइज डेट एंड मंथ आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे पूरा एपिसोड वो याद है कि हुआ क्या था। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने रेलिगेयर सिक्योरिटीज में मैंने ज्वाइन किया था, 40 सिक्योरिटीज एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो उसके बाद मैंने बैकएंड एग्जीक्यूटिव से मेरा प्रमोशन हुआ और मैं रिलेशनशिप मैनेजर बन गया उसी कंपनी में। तो मैं एक क्लाइंट के यहाँ गया और उसको कुछ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैंने बना के समझाया कि इट्स ए गुड पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट इन, तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो उस महानुभाव ने मेरे से पलट के एक क्वेश्चन पूछा, मेरी सारी जब इंट्रोडक्शन और पूरा डिस्कशन मेरा ओवर हुआ, कहता है ऋषि जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर एक्विटी बेस्ट एसेट क्लास है, इफ यू आर सो कन्विंस्ड कि वन शुड इन्वेस्ट इनटू एक्विटी म्यूचुअल फंड और एक्विटी एज एन एसेट क्लास, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है इन परसेंटेज। मेरे पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि तब तक मैंने खुद इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था। क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूँ जो एफडी में बिलीव करते हैं, जिनको रियल एस्टेट में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, हमने तो वही सीखा है। तो फिर उसने दो लाइनें मुझे बोली, वो दो लाइन मुझे आज भी याद है, दो वाक्य। कहते हैं अगर एक्विटी बेस्ट एसेट क्लास है और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं हो, तो इट मीन आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो, और अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो तो आप मेरे साथ कैसे हो सकते हैं। सही है, सही है। ठीक है, तो उसने फिर पोलाइटली बोला सॉरी, मैं आपका क्लाइंट नहीं बन सकता एज एन इन्वेस्टर। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, बट शाम को जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे लगा उसने कुछ गलत भी नहीं बोला। इन द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माय एसआईपी। ठीक है, तो जो 3 लर्निंग में सबसे पहला था वो एक इन्वेस्टर का लेसन, जिसने मेरी लाइफ को बदलने में मदद करी, और उसके बाद का एक्शन कि मैंने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी। और अर्ली स्टेजेस में 2004-5 में मैंने जो एसआईपी स्टार्ट करी थी, तो उसको फिर मैंने एज ए तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, एज ए डिसिप्लिन पिछले 17-18 साल जितने भी निकले हैं मैंने उसको निभाया है। तो इन तीनों स्टेप्स ने मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत बड़ी मदद करी। तो कोई भी इंसान जो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेता है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अच्छा। मुझे लगता है कि वो फिर कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। आई थिंक भारत देश में तो भी इतनी आई थिंक रेवोल्यूशन है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने यूनिकॉर्न्स हैं, राइट। तो लेकिन जद्दोजहद वही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम शायद लोगों के पास इतनी नहीं होती है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सके। अच्छा। तो आई थिंक इन 3 चीजों ने मेरे को मदद करी कि मैं एंटरप्रेन्योर की आज अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाया। तो इन्वेस्टर का जो लेसन था सबसे पहला, सेकंड मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की बहुत ही जल्दी शुरुआत होना, अच्छा, और तीसरा उस डिसिप्लिन को लंबे समय तक चलाना। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सब डिसिप्लिन इन ऑल वेज ऑफ लाइफ, आई थिंक दैट प्लेज ए क्रिटिकल रोल। और आगे बढ़ते ऋषि जी, हाँ आगे बढ़ते ऋषि जी, लाइक आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल से कौन सी सीख मिली है एज एन एंटरप्रेन्योर? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज नॉट रोजी एज इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। अंदर बहुत सारे चीज रहते हैं, ओके, विच नॉट एवरीबॉडी स्पीक्स ना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको। नवीन, मुझे लगता है कि देखो, मेरा जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को या लाइफ को लेकर, मुझे लगता है कुछ भी लाइफ में मुश्किल नहीं है वंस यू डिसाइड। ठीक है, तो अगर किसी के भी विचार खुले हैं कि नहीं आई एम रेडी टू लर्न, तो लाइफ में मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किलें आती हैं। तो यस, जो मेरी सीख है मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जो इम्पोर्टेंट मेरे लेसन जो मैंने सीखे हैं,
तो जो मैंने अपनी पिछली अभी स्टोरी बताई वो वही मेरा एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था। यू हैव टू बी इन द गेम टू विन द गेम। आप दर्शक दीर्घा में बैठ के मैच नहीं जीत सकते, आपको पिच पे उतर के खेलना पड़ेगा और लंबा खेलना पड़ेगा। सही है। बढ़िया बात बोले आप। पर लंबा खेलना पड़ेगा। सही है, हाँ। और एक मैच नहीं, मैच खेलते रहने का है। हाँ, ठीक है ना, इट्स लाइफ लॉन्ग महाभारत। महाभारत में 18 दिन में खत्म हो गई थी जो महाभारत का युद्ध था, बट मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग महाभारत है, ये मैच तो खेलते रहने का है। खेलते रहे। ठीक है, तो अगर आप अभी हम इन्वेस्टमेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव में आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। जो मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू बी इन द गेम टू विन द गेम। अगर आप देखें जो हमारा निफ्टी सूचकांक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इन लास्ट 30 ईयर्स इट हैज मल्टीप्लाइड बाय ऑलमोस्ट 31 टाइम्स। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 31 ईयर्स में से, नवीन मेरा आपसे भी काउंटर क्वेश्चन है, अगर किसी ने 10, सिर्फ 10 दिन, 10 बेस्ट डेज थे जो निफ्टी के, वो मिस कर दिए, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसका रिटर्न 31 टाइम से गिर के कितना आया होगा? एनी गेस, कोई भी आपको जो भी लगता है, ये गाइड जो आपको लगता है कितनी प्रोबेबिलिटी है? आई थिंक इट विल बी मोर देन 31 टाइम्स। इट कम से कम 300 से ज्यादा रहेगा, 300 टाइम्स और मोर देन दैट। नहीं, अगर किसी ने बेस्ट 10 डेज मिस किए, उसका रिटर्न 31 टाइम्स की जगह रहेगा 11 टाइम्स। 11 टाइम्स का। हाँ, यस। अगर उसने सिर्फ 10 दिन मिस किए, और वो 10 दिन मार्केट के बेस्ट डेज होने चाहिए, राइट? अच्छा। और अगर किसी ने 20 दिन मिस कर दिए, तो वो रिटर्न और कम होकर रह गया 6 टाइम, 6 गुना, मात्र 6 गुना। अच्छा। और अगर किसी ने 30 डेज मिस कर दिए, 30 बेस्ट डेज ऑफ द मार्केट, तो उसका रिटर्न कम होकर रह गया 3 टाइम्स, 3 गुना। तो पिछले 30 साल में दोस्त 30 दिन मिस करने की प्रोबेबिलिटी तो किसी की भी बहुत हाई है। हाँ, है ना, ऐसा होता है ना? या बट आपका, अगर आपने वो 30 दिन में से 30 बेस्ट डेज मिस कर दिए, तो यू आर गॉन। तो आपका वो रिटर्न नहीं आया। अच्छा। तो इसलिए यू हैव टू बी इन द गेम टू विन द गेम। लोग, मैंने क्या देखा है अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर दे ट्राई टू टाइम द मार्केट। यार नीचे, जब बाजार नीचे आएगा तो खरीदूंगा, जब ऊपर जाएगा तो बेचूंगा। हाँ। बट ऐसा होता नहीं है। तो एक लेनिन का मुझे एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य याद आ रहा है, मैं जो मार्केट के संदर्भ में भी बहुत फिट बैठता है। अच्छा। मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। लेनिन ने एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य बोला था, there are decades in which nothing happens. There are decades in which nothing happens, and there are weeks in which decades happen. Wow, बहुत पावरफुल, तो अगर आप, शानदार बात। अगर आप मार्केट्स का भी हिस्ट्री देखें, तो कई बार हमने एक्सपीरियंस किया कि 3-3, 4-4 साल का रिटर्न भी नेगेटिव रहता है। तो देयर आर टाइम्स इन व्हिच नथिंग हैपेंस। लेकिन हमने ऐसे भी साल देखे हैं जब 100% का रिटर्न आता है, और जो पिछले 4 साल के रिटर्न को भी डबल डिजिट कर जाता है। तो यू हैव टू बी अगेन इन द गेम टू विन द गेम। इस मैच में बने रहने का है। ठीक है, अगर इस मैच में बने रहेंगे तो जीतने की गारंटी है, अगर नहीं बने रहेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। सुपर, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई आपने। और हम अब जाएंगे असली कोर टॉपिक, आज का कोर टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग क्या गलतियां करते हैं। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आई थिंक यू हैव बीन एडवाइजिंग बहुत लोगों को अक्रॉस द ग्लोब, सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल आर डूइंग? नवीन, देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात मानता हूँ कि एज ए कंट्री भारत देश आज भी एक सेविंग इकोनॉमी है, जहां हम सेविंग को प्रेफरेंस देते हैं। आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो डेटा कहता है कि आज भी अगर कोई इंसान 100 रुपए कमाता है तो उसमें से तकरीबन 25 रुपए वो बचाता है। हाँ। ठीक है, जो आरबीआई का डेटा बोलता है, इट्स नेशनल डेटा। तो बचाने के बाद अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गलतियां क्या करते हैं, तो अभी एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर आप देखें कि अक्रॉस द एज ग्रुप्स और अक्रॉस इंडस्ट्री, हमारा जो इक्विटी में पार्टिसिपेशन है एज एन एसेट क्लास, वो बहुत लो है एज कम्पेयर टू, अगर मैं डेवलप्ड इकोनॉमी से बात कंपैरिजन करता हूँ आपका यूएस से, यूरोप से, तो वहां पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में लोगों का पार्टिसिपेशन है या जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके टोटल पोर्टफोलियो का तकरीबन 70 to 80% है। वेयर एज इंडिया में भी वो फिगर्स सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के आसपास पहुंचने वाली है। तो अब उसके ऊपर आते हैं कि लोग क्या करते हैं कि ये सारी गलतियां
अब देखिए हम डेटा एनालिटिक्स सब करते हैं, गूगल के ऊपर सारा डेटा अवेलेबल है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आई एम श्योर कि आपके जितने भी श्रोता ऑडियंस हैं उनके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन आजकल गूगल, यूट्यूब सब जगह अवेलेबल है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, जो कि हमारा सबसे पुराना इंडेक्स है हाँ। हमारे भारत देश का, जो 1979 में स्टार्ट हुआ था 100 से, राइट। हम्म। तो 100 से उसका जो शुरुआत हुआ था 1979 में, आज 2023 में वो तकरीबन 60,000 है, करेक्ट। करेक्ट। तो इट मींस वो 600 गुना हुआ पिछले 43 इयर्स में। अगर मैं इसका एनुअल रिटर्न निकालता हूँ कि कितने प्रतिशत इसने रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन, जब से इसकी शुरुआत हुई है, तो तकरीबन 16-16.5% का रिटर्न निकल के आता है। बहुत ही खूबसूरत रिटर्न है, किसी को भी ट्रैक होना चाहिए कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, इतना रिटर्न तो किसी एसेट क्लास ने किया। बट लेट मी गिव यू द सैड चैप्टर ऑफ दिस, सिर्फ 1.5 से 2% इन्वेस्टर्स का, लोगों का नहीं, 1.5 से 2% इन्वेस्टर्स का ये रिटर्न बना है। अच्छा। तो बाकी लोगों का क्या क्यों नहीं बना है? ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि जब मार्केट को रिटर्न दे रहा है तो हमारा रिटर्न क्यों नहीं बन रहा है? सच बात है ना? हाँ। और एज ए इन्वेस्टर, अगर नवीन मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूं कि लेट्स से अगर आज आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, राइट, तो आपको, आपकी ये इच्छा क्या होगी कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट को आउट परफॉर्म करे, अंडर परफॉर्म करे या मार्केट के बराबर चले? आपकी इच्छा क्या होगी? ईमानदारी से बताना। आउट परफॉर्म करे, आउट परफॉर्म करे, है ना? ये मेरी भी इच्छा है कि मेरा पोर्टफोलियो सब चीजों को आउट परफॉर्म करना चाहिए। नाउ लेट मी गिव यू द अनदर सैड फैक्ट ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है। यूएस की एक फर्म है डाल्बर एसोसिएट, डाल्बर, राइट। वही सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं पिछले 26-27 साल से। तो उनका एक एनुअल रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर। अच्छा। इसके अंदर वो क्या रिसर्च करते हैं कि मार्केट ने क्या रिटर्न दिया, अच्छा, वर्सेस इन्वेस्टर का क्या रिटर्न रहा। तो उन दोनों के बीच देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। तो लेट्स से यूएस की मार्केट्स का तो 100 साल से ज्यादा का भी ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, राइट। और तो उन्होंने क्या देखा कि लेट्स से पिछले 30 साल में अगर उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है S&P 500, उसने लेट्स से अगर 11% का रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर, CAGR की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, तो इन्वेस्टर का वो रिटर्न 5.5% का ही है या 6% का है। फिर उन्होंने आगे डीप डाइव किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट को रिटर्न दे रहा है लेकिन इन्वेस्टर का रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट आर द रीजंस। तो वो सारे भी जितने रीजन थे दे आर ऑल रिलेटेड टू बिहेवियर, इन्वेस्टर बिहेवियर, कि हम फैसला कैसे लेते हैं डिफरेंट परिस्थितियों में, हम कैसा फैसला लेते हैं। अच्छा। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है और जो इन्वेस्टर का रिटर्न है, उन दोनों के बीच में ह्यूज गैप है कि हम फैसला कैसे लेते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं सभी निवेशकों को एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि डेटा देख के इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाएं। अच्छा। सबसे पहले जो करेक्ट करने की चीज है अपना बिहेवियर, अपने फाइनेंसिस के प्रति, उसको देखने की आवश्यकता है सबसे पहले। अच्छा। अगर मेरा बिहेवियर अपने फाइनेंसिस के प्रति ठीक हो गया तो मेरा रिटर्न तो अपने आप बन जाएगा। प्रॉब्लम 99% बिहेवियर के अंदर है, जो रिटर्न नहीं आ रहा, जो इंडेक्स के बराबर भी रिटर्न नहीं आ रहा। वेराज हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो इंडेक्स को सब चीजों को आउट परफॉर्म करे, बट सच्चाई है कि हमारा इंडेक्स के बराबर भी रिटर्न नहीं आता क्योंकि बिहेवियर की वजह से ऐसा होता है। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, देखिए होता क्या है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक कॉइन है, फेयर कॉइन, नॉट शोले कॉइन, इट्स अ फेयर कॉइन, हेड एंड टेल दोनों है, ठीक है। और मैं इस कॉइन को उछालूंगा, ठीक है। अगर हेड आया तो आपको 100 रुपए दूंगा, ठीक है। और अगर टेल आया तो आपसे 100 रुपए लूंगा, ठीक है। तो क्या आप इस गेम को खेलेंगे? हाँ, जरूर। कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है आप इस गेम, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आप इस गेम को खेलेंगे? 50-50। चलो थोड़े से गेम के रूल चेंज करते हैं। सेम कॉइन, हेड आया तो मैं आपको 200 रुपए दूंगा, अच्छा। और अगर टेल आया मैं आपसे लूंगा 100 रुपए। इट मींस यू विन 200, यू लूज 100। हाँ। अब आपकी प्रोबेबिलिटी 50 से 60 हो रही है, 50 से 40 हो रही है, क्या मतलब खेलने की संभावना बढ़ रही है कि कम हो रही है? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। 75 बढ़ जाएगी। 75 होगा। थोड़ा सा गेम का रूल और चेंज करते हैं, रूल और चेंज करते हैं। अभी हेड आया तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा, अच्छा।
और टेल आया तो दूंगा 100 रुपये, आपका 100 रुपये का नुकसान ही होगा। अब मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100। 100%, एब्सोल्युटली राइट। अब मुझे बताइए नवीन, आप इन तीनों केसेस में हाँ, नुकसान होने की संभावना कितनी थी? नुकसान का तो वही वही हिसाब था, लाइक इट वाज सेम 100 रुपीज, 100 रुपीज ओनली। हाँ, इट करेक्ट। वाज फ्लैट। हाँ। तो हम, है ना, हम्म। तीनों में नुकसान होने की संभावना उतनी ही थी। लेकिन आप मुझे बताइए जो आपकी प्रोबेबिलिटी 50 से 100 थर्ड केस में हुई, वो पहले वाले केस में क्यों नहीं? मेरे बिकॉज नुकसान होने की संभावना उतनी की उतनी थी। उतने ही था। अब देखिए बाजार भी ऐसे ही बनता है। अच्छा। जब बाजार नेगेटिव होते हैं, हम्म। देन इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, हम्म। प्रोबेबिलिटी 50-50 उनको दिखता 50। है, राइट। बाजार थोड़ा बढ़ता है, बाजार हम्म। रिटर्न दे चुका है, ठीक है, तो इन्वेस्टर रिस्क के बारे में सोचने लगता है। अच्छा। तो जब हम्म। हम देखते हैं कि पिछले एक साल का रिटर्न बहुत पॉजिटिव है, 500, तो इन्वेस्टर रिस्क ले लेता है। अच्छा। तो हमारे जितने भी डिसीजन है वो आउटकम के ऊपर आधारित नहीं होने चाहिए कि उसका हिस्टोरिकल रिटर्न कितना है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू चेज द रिटर्न, दे आर नॉट हम्म। ट्राइंग टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा। तो हमारे जो निवेश का चयन है वो एक प्रोसेस पे आधारित होना चाहिए, अच्छा। ना कि उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के ऊपर आधारित होकर हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। हम्म। द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक, राइट। नाइस। या। दूसरा, जो मुझे लगता है कि जिस चीज से हमें बचना चाहिए वो है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इनमें न्यूज चैनल्स, बिजनेस न्यूज चैनल्स, राइट। I always say TV was invented in 1924 or 25, right? I think that was the year when TV was invented. और उसके पहले एक बहुत ही खूबसूरत एक वाक्य कहा जाता था, नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। अभी भी कहते हैं नो न्यूज इज करेक्ट। ए गुड न्यूज, राइट। ठीक है। हम्म। और इसको प्रूव किया एक साइकोलॉजिस्ट ने जिसका नाम है पॉल एंडरसन। अच्छा। ये पॉल एंडरसन, ही वाज हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन MIT USA। उसने बहुत ही खूबसूरत रिसर्च किया। उसने MBA स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप अच्छा। ए एंड ग्रुप बी, राइट। उसने ग्रुप ए को सारी न्यूज दी इन्वेस्टमेंट से हम्म। रिलेटेड, जितनी भी बिजनेस न्यूज है उसके पास सारा फ्लो गया, और ग्रुप बी को ही प्रिवेंटिव न्यूज टू रीच ग्रुप बी, कि ग्रुप बी के पास कोई न्यूज नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे ग्रुप उसने चेंज करे, बट उसने देखा कि ऑलवेज दैट ग्रुप जिसके पास कोई न्यूज नहीं गई थी, देवर बेटर इन्वेस्टर, देवर बेटर इन्वेस्टर। तो न्यूज इज इंजरियस टू योर वेल्थ, न्यूज इज तो नो इंजरियस टू न्यूज इज वेल्थ। द गुड, यस, न्यूज इज ऑलवेज इंजरियस टू योर वेल्थ, राइट। ये सेम एक और साइकोलॉजिस्ट है डेन रेली, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम है प्रेडिक्टेबली इररेशनल, प्रेडिक्टेबली इररेशनल। उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ह्यूमंस आर डिसऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग ह्यूमंस आर डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, राइट। लेकिन वो बेईमान किसी और के साथ नहीं, बेईमानी नहीं करते, वो सब ज्यादा बेईमानी अपने साथ करते हैं। खुद के साथ। और वो कैसे करते हैं? उसने क्या किया, अगेन ये न्यूज से भी रिलेटेड है कि हाउ, मतलब वी शुड बी अवॉइडेड, हमें न्यूज को क्यों अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। डेने रेली पिज्जा शॉप में गया, हम्म। और पिज्जा शॉप में जाके उसने उसका मेन्यू कार्ड चेंज कर दिया। अब मेन्यू कार्ड चेंज करके क्या किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उस दिन उसने क्या किया, दैट इवनिंग वो पिज्जा शॉप के गेट पे खड़ा हो गया, और जो भी फैमिली उसने डिनर करने के लिए आ रही थी, तो उसने उनसे कुछ सवाल पूछे। लेट्स से नवीन, आप उस पिज्जा शॉप में आए हैं, तो आई वाज एट द गेट, कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। तो मैंने आपसे पूछा कि वाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपके घर में किचन नहीं है? तो मोस्टली लोगों का जवाब था कि नहीं, हमारे घर में किचन है, वी वांट टू हैव ए लवली इवनिंग, और हम यहाँ एंजॉय करेक्ट। करने के लिए आए हैं। उसके बाद वो फैमिली अंदर जाती है और उनको मेन्यू कार्ड दिया जाता है। अब डेने रेली ने क्या किया था, उस मेन्यू कार्ड में पिज्जा का प्राइस लेट से $10 पर पिज्जा था, अच्छा। राइट। उसको मैं रुपए में चेंज कर देता हूँ, लेट से ₹200 का पिज्जा था ये। अच्छा। उसने पिज्जा का प्राइस चेंज करके क्या किया, पिज्जा का प्राइस ₹50 पर बाइट कर दिया कि आपके बाइट कितने जाएंगे। इंसेन है वो। तो इमेजिन लोगों ने पिज्जा कैसे खाया होगा, आपको क्या लगता है? वन बाइट, पूरा एक ही बाइट में ले लिया होगा। बिग बाइट्स, बिग बिग बाइट। बाइट्स, हाँ, सही है ना, हाँ। बिग बाइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमें लगता है वी आर लॉजिकल, वी आर रैशनल, बड़ा बाइट लेने से हमारा बिल कम आएगा, राइट। राइट राइट। तो फैमिली पिज्जा खाने के बाद बाहर आती है, तो डेने रेली के लोग फिर उनसे सवाल पूछते हैं फैमिली से कि क्या भोजन करने में आनंद आया? इफ यू आर हैविंग बिग बाइट्स, तो क्या आपको मजा आएगा खाना खाने में? नहीं।
आंसर ही बिल्कुल नहीं। सो जब आप अंदर जा रहे थे, योर गोल वाज टू एंजॉय दैट इवनिंग, करेक्ट। लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाए हम्म आफ्टर सीइंग दैट मेन्यू, हम्म राइट? हम्म तो मेरे हिसाब से देखिए, हम्म एवरीबडी कैन बी ए गुड इन्वेस्टर हम्म बाय फॉलोइंग ए गोल हम्म बेस्ड पोर्टफोलियो, नॉट ए न्यूज बेस्ड पोर्टफोलियो। हम्म जब जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम अपने गोल को सामने रखते हैं, लेकिन न्यूज के साथ अपने गोल को बदलते जाते हैं, विच इज द बिगर प्रॉब्लम। तो सेकंड इज, वन शुड बी फोकस्ड ऑन द गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, राइट। नॉट द न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग, गोल बेस्ड, हाँ। राइट? सुपर। थर्ड, मैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की बात करने वाला हूँ, क्योंकि बिहेवियर मुझे लगता है कि अगर जितने हमारे निवेशकों का अच्छा हो, तो उतना ही हमारा देश प्रगति करेगा। हम्म देयर वाज वन मोर साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम है वॉल्टर मिशेल। वॉल्टर मिशेल वॉल्टर मिशेल ने एक बहुत ही खूबसूरत रिसर्च की है, उस थ्योरी का नाम है मार्शमैलो थ्योरी। मार्शमैलो टेस्ट भी बोलते हैं उसको, राइट? आई थिंक वो मार्शमैलो, करेक्ट करेक्ट, या वो सभी निवेशकों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थ्योरी, आई थिंक ब्यूटीफुल रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ करेक्ट। इन्वेस्टिंग। एंड किसी को भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत कुछ सिखाती है ये थ्योरी, तो डिफरेंट सही है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। अब उस थ्योरी में वॉल्टर मिशेल ने क्या किया, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा नेक्स्ट 50 मिनट। वॉल्टर मिशेल ने 3 से 7-8 साल की उम्र के अराउंड 25-30 बच्चों को इकट्ठा किया, अच्छा। और उन बच्चों को अलग अलग केबिन में बिठाया गया, फ्रॉम मॉर्निंग टिल आफ्टरनून, सुबह से लेकर दोपहर तक, और दोपहर तक बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। अब जब दोपहर को बच्चे छोटे थे, उनको भूख लगी, तो एक एक्सपेरिमेंटल उसका टीम मेंबर वॉल्टर मिशेल का उन बच्चों के पास जाता है एक एक करके, और उनको एक मार्शमेलो का पीस, लेट्स से मतलब एक काइंड ऑफ चॉकलेट, राइट, मार्शमेलो का पीस उनको देता है। और अब बच्चे को भूख लगी होती है, बच्चा इमीडिएट खाने लगता है, तो एक्सपेरिमेंटल उसको रोकता है, कहता है, रुको रुको रुको, कहता है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा और मैं देखूंगा कि अगर आपने इस मार्शमेलो को नहीं खाया है तो आपको एक और मिलेगा, डबल, राइट? या इतना कह के वो बाहर चला जाता है, और सारे बच्चों के साथ सेम रिपीट किया जाता है। अच्छा। एक्सपेरिमेंटल जाता है, उनको मार्शमेलो का पीस देता है, और बच्चा खाने लगता है, तो उसको रोकता है। अब सारे बच्चों की वीडियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ बच्चों ने इमीडिएट खा लिया, भूख लगी थी, कुछ लोग बच्चों ने थोड़ी देर बाद खा लिया, और एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नहीं खाया। अब जिसने भी खाया, नहीं खाया, देर से खाया, सबकी फाइल खुल गई। और वॉल्टर मिशेल ने इन बच्चों की एज को, इन बच्चों की लाइफ को अगले 40 साल तक फॉलो किया, 40 इयर्स। हर 5 साल बाद उनके घर जाते थे, उनका ग्रोथ पैटर्न चेक करते थे कि ये बच्चे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। और 40 साल बाद रिजल्ट नजर ये आया कि जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया था, वो बाकी बच्चों से लाइफ में कहीं आगे थे, कहीं आगे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत ही खास चीज थी। क्या थी वो? गैस कर। पेशेंस, एब्सोल्युटली राइट, पेशेंस। अब ये थ्योरी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी से कैसे रिलेटेड है, मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी कैसे है मैं वो बताना चाहता हूँ। देखिए, वो एक्सपेरिमेंटल गया था बच्चे के पास, उसने बोला था कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा। उसने ये तो नहीं बोला था कि 5 मिनट में आऊंगा, 10 मिनट में आऊंगा, आधे घंटे में आऊंगा, कि अगले दिन आऊंगा। करेक्ट? ऐसे हुआ था। सही है। मार्केट भी हमें ये बोलता है कि मैं रिटर्न दूंगा। मार्केट ये तो नहीं कहता कि मैं कल दूंगा, आज दूंगा, अगले साल दूंगा, या 2 साल बाद दूंगा। करेक्ट? मार्केट में हमें यही बोलता है रिटर्न तो बनेगा भाई, कब बनेगा वो नहीं बोलता। सही है। सेकंड, जब एक्सपेरिमेंटल ने उस बच्चे को बोला कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा, तो उस एक्सपेरिमेंटल के ऊपर ट्रस्ट करना उस बच्चे का चैलेंज था। हाँ, दैट्स राइट। ये उस बच्चे का चैलेंज था कि उसको ट्रस्ट करे कि वो आएगा। तो लाइकवाइज मार्केट के ऊपर ट्रस्ट करना भी हमारा चैलेंज है। अच्छा, कि क्या हम अपने मार्केट्स को, अपने देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या हमें विश्वास है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अपने को ट्रस्ट भी करने का है। अच्छा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस। मार्केट भी कहती है कि भैया पेशेंस रखोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, और हम पेशेंस क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हमें, इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पेशेंस क्यों नहीं रखते हैं। अभी नवीन, एक बार के लिए आप भूल जाइए कि आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। आई गिव यू, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। ओके, ठीक है, उसमें से कोई भी आपको एक चूज करना है। अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन इज, आई गिव यू 10,000 रुपीज, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। ओके। आफ्टर दिस मीटिंग इज ओवर, आप मुझे जानते नहीं है, हम दोनों अनजान व्यक्ति हैं।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, हम्म आई गिव यू 11, मैं आपको 11,000 रुपए दूंगा हम्म आफ्टर 1 मंथ। ओके, तो आप दोनों में से कौन सी ऑप्शन लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ये, एब्सोल्युटली राइट, मुझे मालूम था। ह्यूमन ठीक है। बिहेवियर। अब आप मुझे बताइए, 10,000 रुपए लेना हम्म 1 महीने बाद 11,000 रुपए लेने से कैसे बेहतर है? सिचुएशन इज अनसर्टेन, एक महीने एक में महीने कुछ भी, 10,000। कुछ भी हो सकता है एक महीने के अंदर, राइट, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, इसको कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। राइट। हमें जल्दी मिलना अच्छा लगता है। हम्म हम्म तो मार्केट्स आर आल्सो अनसर्टेन, मार्केट्स आर ऑलवेज वोलेटाइल। तो जैसे ही हमारा थोड़ा सा फायदा होता है, हम उससे हम्म निकलने की चेष्टा करते हैं। अच्छा। हम्म और यही कारण है कि सेंसेक्स का रिटर्न भी छह हम्म सौ गुना हो गया पिछले हम्म 48 साल में, लेकिन इन्वेस्टर का नहीं हुआ। क्योंकि हमें 100 का 200 होता अच्छा लगता है, हमें 100 का हम्म 1000 की वेटिंग नहीं करनी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। या मेक तो हमें सेंस। ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें वेल्थ क्रिएशन की बात करनी है, तो हमें समय के साथ, डिसिप्लिन के साथ एक लंबा समय भी देने की आवश्यकता है। अच्छा, तभी आपका जो रिटर्न है वो प्रतिशत से बढ़ के टाइम्स में जाएगा, कि मेरा रिटर्न जो 15% की जगह 15 गुना हो गया है। गुना हो गए। तो वो जो एक सफर तय करना है, उसके लिए समय का एक बहुत बड़ा रोल है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ नवीन। ठीक है। मैं आपको तीन तीन तरह के मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। यू आर गोइंग टू गिव मी राइट, सही है ना, रियल। सही में दे रहे हैं ना? ठीक है। या तीन तरह के 10,000 रुपए। और अच्छा आपने मुझे बताना है कि उसमें से कौन से 10,000 रुपए अच्छा, से आपको ज्यादा खुशी प्राप्त होती है। ठीक है, पूछिए। तो ऑप्शन नंबर ए, आपने 10,000 रुपए कॉन्टेस्ट में जीते, हम्म नंबर वन। नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, आपको 10,000 रुपए किसी आपके रिश्तेदार ने गिफ्ट में दिए। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर वन, कि आपने कॉन्टेस्ट में जीते। दूसरा, आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिला। रिलेटिव्स। तीसरे 10,000 रुपए, जो आपके अपने 10,000 रुपए थे, अच्छा। जो खो गए थे, वो आपको हम्म वापस मिल गए। आपके अपने 10,000 रुपए खो गए थे, अच्छा, वो 10,000 रुपए आपको वापस मिल गए। तो इन तीनों 10,000 रुपए में से आपको किस 10,000 में सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी? पहला ऑप्शन, क्योंकि आई एम विनिंग इन द कंटेस्ट, ऑलमोस्ट लाइक विनिंग फ्री इन में द मिला है। कंटेस्ट, ओके। हम्म चलो, लॉक करें? हाँ ठीक है। लॉक के बिना तो मिलेगा नहीं। सही है। लॉक तो कीजिए। नवीन को नवीन को पहले वाले 10,000 रुपए जो कि उसने कॉन्टेस्ट में जीते थे, उससे ज्यादा खुशी मिलती है। सही है। ठीक है। अब हम्म नवीन जी एक दुकान पे जाते हैं, हम्म एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, और उस दुकानदार को कहते हैं कि मेरे पास ये तीन तरह के 10,000 रुपए हैं। ये पहले वो 10,000 है जो मैंने कॉन्टेस्ट में जीते थे। ये जो दूसरे 10,000 है, ये मेरे को मेरे रिलेटिव ने मुझे गिफ्ट में दिए थे। ये तीसरे 10,000 वो है जो खो गए थे और जो मुझे वापस मिल गए। ठीक है। अब जो पहले वाले 10,000 है जो कॉन्टेस्ट में जीते हैं, इसमें क्योंकि मुझे खुशी ज्यादा हुई थी, तो इसका मुझे सामान ज्यादा मिलना चाहिए। तो कैसा होगा? वो नहीं हो सकता है, बिकॉज उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, शॉपकीपर को, दुकानदार को। क्यों? ऑल ही नीड्स इज ऐसा मनी, क्यों? उसके पैसे चाहिए। वैल्यू सेम है ना? सही है। तो खुशी सेम क्यों नहीं है नवीन? खुशी सेम क्यों नहीं है? हम्म। This is called mental accounting, and this was one of the greatest discovery है, great psychologist, उसका नाम है रिचर्ड थालर। और मैं अच्छा। आपके जितने भी ऑडियंस है, श्रोता है, मैं उनको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा रिचर्ड थालर की। राइट, उस किताब का नाम है मिसबिहेविंग। मिसबिहेविंग, अच्छा ठीक है इट्स हम। अगेन मतलब मिसबिहेविंग। अच्छा। तो सभी निवेशकों को उसको पढ़ना चाहिए समय निकाल के। हम्म ठीक है, इट्स ऑन मेंटल अकाउंटिंग एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बिहेवियरल हमारे जो गैप्स हैं, उसको दूर करने में हमें मदद करती है। Right? अच्छा। तो इस तरह नवीन, मेरा मानना है कि ये छोटे छोटे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, जो मैंने डिस्कशन के स्टार्ट में बोला था कि इट्स मोर ऑफ बिहेवियर, अच्छा। लेस ऑफ डेटा। या वेयर जब मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाता हूँ, माई 99% इज डेटा एंड 1% इज बिहेवियर। होना उल्टा चाहिए। राइट राइट। मुझे अपना बिहेवियर पहले करेक्ट करने का है। डेटा तो 100 साल का अवेलेबल है, डेटा से रिटर्न नहीं बनता है, बिहेवियर से रिटर्न बनता या है। तो अपने बिहेवियर के ऊपर सभी इन्वेस्टर्स को, सभी निवेशकों को काम करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हम्म इससे आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। आई मीन इट।
एक्सपोनेंशियल बनेगा। डेटा से आपका रिटर्न नहीं बन सकता है, बट बिहेवियर से आपका रिटर्न अवश्य बन सकता है, और डेटा के साथ अगर बिहेवियर को जोड़ दिया जाए तो फिर वो किलिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। वाह, तो आई शानदार थिंक बातें बताई आपने। अब तक जो भी ये पूरा आंख खोलने वाली बातचीत करे हम, इट्स रियली आई ओपनिंग, सीरियसली। नितिन, ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमने पिछले 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस है, हम क्या देखते हैं लोगों को करते हुए, तो इट्स आई थिंक वो इन सब चीजों पे क्रक्स है कि अच्छा। इसलिए मैं दिल से बात कर पा रहा हूँ। सही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक आई थिंक इट्स गोइंग टू बेनिफिट अवर ऑडियंसेस को भी बहुत या कुछ तो कुछ फायदा उठाए उन लोग। राइट, परफेक्ट सर। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को कब शुरू करनी चाहिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग? व्हाट इज द राइट टाइम और एज कुछ रहता है नहीं तो? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जब जेब में पैसा आ जाए तब शुरुआत करने का। जितनी जल्दी जेब में पैसा आ जाए उतनी जल्दी शुरुआत करने का। सुपर। एंड कुछ अगर लोग कोई भी इंसान 22 साल, हाँ, नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए आप। कोई भी अगर 20-22 साल की एज में भी अगर उसका किसी का ट्यूशन करियर स्टार्ट हो जाता है, या 25 में शुरुआत हो जाता है, कोई डॉक्टर बन के 30 में शुरुआत करता है, तो जब करियर स्टार्ट होगा, जब आपकी जेब में पैसा आने का, तब आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। एज सिंपल एज दैट। जैसे कि मैंने अपने जब आपने मेरे से सवाल पूछा कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए हम, राइट, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था स्टार्टिंग अर्ली, जल्दी शुरुआत करना। क्योंकि जल्दी शुरुआत करने से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको बहुत बड़ा मदद मिलता है। मैं कुछ लोग को देखा, उन लोग डेट यानी कर्ज लेके भी इन्वेस्ट करते हैं ना, वो सही चीज है क्या? मुझे नहीं लगता कि कर्ज लेके इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं लेवरेज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स आर ऑलवेज वोलेटाइल। ऐसा हो सकता है कि अगले 2-3 साल मार्केट का रिटर्न नेगेटिव रहे, या मार्केट बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म ना करे। तो उस समय फिर अगर आपने कर्ज लेके इन्वेस्ट किया है, तो आपको आई थिंक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ तो आपके कर्ज के ऊपर ब्याज भी जा रहा होगा, ऊपर से मार्केट का रिटर्न भी नेगेटिव होगा। तो इट्स काइंड ऑफ कि दो धारी तलवार की तरह वो काम करेगा। तो ऐसा मैं रिकमेंड किसी को नहीं करना चाहूंगा कि ऐसा करना। ठीक है, फेयर इनफ। और आगे बढ़ते हैं, ये अनिश्चित समय बोलते हैं ना, लाइक अनसर्टेन टाइम्स के लिए कैसे योजना बनाएं? हाउ टू प्लान फॉर अनसर्टेन टाइम्स? देखिए, अनिश्चित समय मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। कि अनिश्चित समय एक होता है कि मेरे लिए अनिश्चित समय, या मेरे को अपने लिए कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है फॉर माय अनसर्टेनिटी। एक तो वो। सेकंड, मार्केट के अनिश्चित समय के लिए, व्हेन मार्केट्स आर वोलेटाइल, या मार्केट जब मुझे अपॉर्चुनिटी देता है, जैसा कि 2020 में कोविड का जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में, आपने देखा होगा क्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में मार्केट 30 से लेकर 40% तक गिरे। पूरी दुनिया में, खाली हमारे भारत देश में नहीं, आप कहीं का भी मार्केट देखिए, इतना गिरा था। तो उस समय में मार्केट का फायदा लेने के लिए हमारे पास लिक्विडिटी का या इमरजेंसी फंड का होना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए सभी निवेशकों को क्या करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो में इस तरह से डिजाइन करना है कि हमारे पास कुछ पैसा 15%, 20%, 25% वो ऐसे ऐसे क्लासेस में हो, लाइक एफडी, लाइक डेट फंड। ठीक है, कि अगर मार्केट इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी देता है कि जब मार्केट्स में बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है 20%, 30%, तो उस समय में वो पैसा निकाल के लमसम मार्केट में पार्टिसिपेट करूं एंड उसका फायदा लिया जाए। आई थिंक थोड़ा लिक्विडिटी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। उसके लिए आप अपने जो भी आपके सलाहकार है उसके साथ बैठ के अपना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, अपना फाइनेंशियल प्लान पूरा बनवा सकते हैं। तो वो आपको मदद करेंगे कि इसको पूरा फॉर्मुलाइज या कैसे किया जा सकता है कि आपका लिक्विडिटी, इमरजेंसी फंड और अनसर्टेन वोलेटाइल टाइम्स के लिए भी आपके पास लिक्विडिटी बनी रहे। वो सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये मुझे दूसरा सवाल को लेके जाता है। लाइक शुड वी हायर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? मतलब शुड आई कंसल्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और डू आई इन्वेस्ट माई सेल्फ? क्या हमें स्वयं निवेश करना चाहिए या किसी निवेश सलाहकार के से संपर्क करना चाहिए? नवीन, अगेन मैं आपसे भी बहुत साथ साथ सवाल पूछता रहूंगा। आप मुझे बताइए कि अगर हम बीमार होते हैं, अगर नवीन आज बीमार हो, गॉड फॉरबिड, तो आप डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे, आप अपना इलाज खुद करेंगे? डॉक्टर के पास जाना। बताइए। डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे। ओके, अगर आपको कोई कानूनी सलाह की आवश्यकता हो, लीगल एडवाइस, तो आप गूगल करके एडवाइस लेना पसंद करेंगे, या किसी लॉयर के पास जाना पसंद करेंगे? लॉयर के पास जाना तो चाहूंगा मैं। लॉयर के पास जाना पसंद करेंगे, है ना? हाँ। तो इसी तरह जब भी आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सलाह चाहिए, तो आपको अपने सलाहकार के पास जाने की आवश्यकता है। ये भी बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, कि हम सेल्फ इन्वेस्टिंग में क्यों बिलीव करते हैं। इट्स ऑल्सो बिहेवियरल।
हम्म। होता क्या है, बिहेवियरली और साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, जो पैसा खोने का डर है, द अमाउंट ऑफ लूजिंग, द पेन ऑफ लूजिंग मनी, द पेन ऑफ लूजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज मोर देन द प्लेजर ऑफ हम्म। गेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। इट्स बिहेवियरल। ठीक है, इसके लिए एडवाइजर का जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि एडवाइजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरे को महाभारत का एक छोटा सा एपिसोड याद आता है, अच्छा। जो कि इसमें बहुत ही रेलिवेंट है इस एडवाइजर की इंपॉर्टेंस के ऊपर। अगर आपको महाभारत की स्टोरी, आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कि व्हाट कि महाभारत में हुआ क्या था। दो परिवार थे, कौरवास एंड पांडवास। ठीक है जी। थोड़ा बहुत या। तो या। महाभारत में देखिए क्या हुआ था। महाभारत में दो परिवार थे, कौरवास एंड पांडवास, राइट। या। तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की पूरी वो कर दी, मतलब इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिल गया और उन्होंने उसको बहुत अच्छा बनाया, और कौरवास को उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इंद्रप्रस्थ जो कि हस्तिनापुर से भी एक बेटर स्टेट बन गया था, बेहतर राज्य बन गया था। तो जो कौरवों के एडवाइजर थे मामा शकुनी, अगर आप महाभारत में देखें, तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची। कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि पांडवों को, दैट टाइम की गैमलिंग, उसको द्यूत क्रीड़ा बोला जाता था हिंदी में, ठीक है, मतलब काइंड हम्म। ऑफ गैमलिंग, कि द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलाएंगे और उनसे सब कुछ उस गेम के अंदर हम जीत लेंगे, ठीक है। अब जो पांडवों में सबसे बड़ा पांडव था युधिष्ठिर, वो उस समय का द्यूत क्रीड़ा का, गैमलिंग का वर्ल्ड चैंपियन था, अच्छा। ठीक है। अब कौरवों ने ऐसा क्यों प्लान किया था, ही वॉज ए वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि शकुनी के पास जो उसकी डाइस थी, वो मैजिकल डाइस थी, वो उसकी मर्जी से चलती थी। तो शकुनी को पता था कि मैं युधिष्ठिर को हरा सकता हूँ इस गेम के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने युधिष्ठिर को वो इनवाइट भेजा खेलने के लिए, उस गेम का इनवाइट इनवाइट भेजा। अब युधिष्ठिर को पता था कि वो तो वर्ल्ड चैंपियन है। तो जब युधिष्ठिर ने वो इनवाइट एक्सेप्ट किया होगा, तो उसके दिमाग में दो चीजें आई होंगी कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। तो आपको क्या लगता है कि एक्सेप्ट करते उसके दिमाग में क्या आया होगा, कि मैं जीतूंगा कि मैं हारूंगा? जीतूंगा। मैं जीतूंगा, बिकॉज ही वाज वर्ल्ड चैंपियन, ही वाज सो कॉन्फिडेंट, राइट। तो उसने युधिष्ठिर ने इनवाइट एक्सेप्ट किया और वो खेलने के लिए चले गए। उसके बाद उस गेम के अंदर क्या हुआ ये पूरी दुनिया को मालूम है। पांडव अपने राजपाट को हारे ही हारे, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पे लगाया, उसको भी हार गए, और अपनी सबसे बड़ा धर्म का काम किया जब उसने भी धर्म पत्नी को भी दांव पे लगाकर वो हार गए। हाँ। हम्म। और वो द्यूत क्रीड़ा पूरे महाभारत के युद्ध का कारण बनी। हम्म। अब मैं बैक आता हूँ कि देखिए पूरे महाभारत में अगर आप जाएं, पांडवों का एक एडवाइजर था, कौन था वो, जिसके पास वो हर सलाह करने जाते थे। टेल मी, हु वाज दैट? पांडवों का एडवाइजर कौन था? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। हम्म। हम्म। लॉर्ड कृष्णा, भगवान हम्म। कृष्णा, वो हर सलाह करने कृष्णा के पास जाते थे। तो हाँ। पूरे महाभारत में सिर्फ एक एपिसोड ऐसा है जहां उन्होंने अपने सलाहकार की सलाह नहीं ली, और वो महाभारत का कारण बना। तो अगर वो अपने एडवाइजर के पास जाते हैं कि मैं गैम्बलिंग के लिए जा रहा हूँ, तो उनके एडवाइजर उनको सलाह देते, पहले तो शायद वो सलाह देते कि जाइए मत, सही है। या उनको बताते कि शकुनी की जो डाइस है वो मैजिकल है, लेट्स प्ले विद द फेयर डाइस। तो करेक्ट। इसलिए सलाहकार का लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हम्म। थिंक सभी को अपना कृष्णा ढूंढने की आवश्यकता है। फाइंड योर ओन कृष्णा, फाइंड योर ओन एडवाइजर। एडवाइजर इज आई थिंक द मोस्ट रेलिवेंट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सुपर। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये कॉन्वर्जेशन। एंड ये तो बहुत शानदार और बेहतरीन बातचीत हो रहा है। मगर कुछ एपिसोड को कुछ मसाला जोड़ते हैं हम। क्विक, विल किक ऑफ ए क्विक रैपिड फायर राउंड। ठीक है ना ऋषभ प्लीज जी? प्लीज प्लीज, आई एम रेडी। ठीक है ऋषि। ऑलराइट, सो हियर कम्स द फर्स्ट वन। अगर आपको अपना नाम बदलने का ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या क्या नाम रखना चाहोगे? ऋषि जीवन गुप्ता, दैट्स इट, दैट्स No, द ओनली नेम आई लाइक। no, there is no इट्स other. द बेस्ट गिफ्ट गिवन, दैट्स Yeah. द बेस्ट गिफ्ट। ठीक है, I don't want to ये मेरे steal the ये thunder. मेरे पिताजी की तरफ से, ये मेरे पिताजी की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया मुझे। ये ठीक है, फेयर इनफ। अगर अगर आपको जी, कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? मैं आज भी टॉम एंड जेरी देखता हूँ। अच्छा। संडे ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे टॉम एंड जेरी देखना बहुत पसंद है। इट्स माय फेवरेट कार्टून एंड आई लव द कैरेक्टर ऑफ जेरी। मुझे जेरी बनना बहुत पसंद है। हाउ अबाउट आपके घर में कौन टॉम कौन जेरी है? फिलहाल तो मेरी दोनों डॉटर्स टॉम एंड जेरी बनी रहती है। You are playing safe, huh? I think you are. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले
जिसे सभी को मानना है, तो आप क्या नियम बनाओगे? वन डे एज ए रूलर। वन डे एज ए रूल, वन जो डे कि एज ए मेरी रूलर। कोविड के समय की लर्निंग, या वन डे प्लीज एज गो ए अहेड। रूलर। हाँ, मुझे हम्म। लगता है कि वन शुड पॉज एंड रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द कॉर्नर। हम सब हम्म। लोग अपनी लाइफ में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हम्म। आई थिंक वन शुड पॉज फॉर सम टाइम, कुछ समय रुको और देखो क्या हो रहा है, अपनी फैमिली को समय दो। कोविड ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है। और ऋषि जी, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले, तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? जो जीता वही सिकंदर जो वाला रोल। जीता। ऑसम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगर आपको लाइफ लॉन्ग एक ही डिश, एक ही खाना है, तो कौन सा आइटम आप पसंद करते हैं? हम लोग पंजाबी है तो पंजाब में अच्छी डिश अवेलेबल है, उसको कहते हैं सरसों का साग और मक्की की रोटी। अच्छा। हम्म। वो सर। जिंदगी भर खा सकते हैं। गुड वन। राइट, ठीक है। और आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप खुद इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो आप देखना चाहोगे? गैजेट। या गैजेट। मुझे आइडिया नहीं है सिंस आई एम नॉट ए इंजीनियर, बट मैं बनाना चाहूंगा कि जहां हम सभी लोग हेल्दी रहें एंड वेल्दी रहें। कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। आई थिंक एजुकेशन के अंदर कोई पैटर्न है कि जहां सब लोगों को स्कूल में, कॉलेज है, हम्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ फाइनेंसेस, इसमें कुछ भी करते हैं, कुछ भी बिजनेस में का आउटकम एक ही है, पैसा। तो अच्छा। आना बहुत आवश्यक है। सुपर। मैं वो एक या बहुत शानदार। और अब फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे, एंड आप इस एपिसोड कंक्लूड होने के पहले और एक आखिरी चीज ये बता दीजिए, जो भी अभी उभरते हुए युवा होंगे उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहोगे, सो दैट दे कैन शाइन इन देयर लाइफ और करियर? बढ़ते हुए निवेशक हैं उनको, उभरते हुए युवाओं, लाइक यंग उभरते हुए पॉपुलेशन। युवाओं को देखिए, आज का जो युवा वर्ग है इंटेलिजेंट है, दे आर मच मोर स्मार्टर देन अस। हम्म। समय के युवा लोग थे और जो आज के युवा लोग हैं उसमें बहुत फर्क है। मैं उनको ये सलाह देना, जो कि मैंने पहले भी बोला, योर एडवाइजर, ऑलवेज कंसल्ट योर एडवाइजर। स्टार्ट अर्ली इन योर लाइफ। आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो ये मैं एक दो सलाह देना चाहूंगा। तो एंड प्लीज बी डिसिप्लिन। मार्केट्स आर ऑलवेज इररेशनल, मार्केट्स आर volatile, but please be on your country, have that trust on the country। भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ने वाली है। आईएमएफ खुद कहता है कि 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तक पहुंचने की क्षमता 2030। तो हमारा देश फास्टेस्ट एंटायर वर्ल्ड। तो इस व्यवस्था में इन्वेस्ट करें, अपने देश के ऊपर और निवेशक बने और अपनी भी वेल्थ क्रिएट करें। सुपर, सच ए प्रोफाउंड एडवाइस। ऋषि जी, मैं तो बहुत खुद से एंजॉय किया हूँ ये एपिसोड करने में, एंड आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत एक बात धन्यवाद। और कहना चाहता हूँ, जो उभरते हुए वर्ग है, मैं उनके लिए एक और मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था थी वो सबसे रिच दी जाती थी, अगर आज से अब 300-400 साल पहले की बात है। और आने वाले, लेट मी पुट इट दैट वे, कि हम अपनी लाइफ में अगले 25 से 30 साल के अंदर हम वो दोबारा देखने वाले हैं कि जब हमारा देश, हमारा भारत फिर से सबसे में से गिना जाएगा, और ये हम देख कर जाएंगे। हम उस गोल्डन एरा के अंदर हम आ चुके हैं, जहां जो चाहिए थी उसके हिसाब से। तो आई थिंक इट्स द गोल्डन टाइम, जहां वेल्थ क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी हाई है, जहां पूरा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारा हमारा पूरा देश युवा है। तो 40 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ प्लस पॉइंट, ठीक है, जो कि बाकी दुनिया के पास नहीं है। तो अगर कोई वर्कफोर्स देने वाला है तो हमारा देश देने वाला है, और हम, जो कि जग जाहिर है। अगर आप एमएनसी में देखें, कितने भारतीय हैं जिन्होंने अपना जो है साबित किया है। सही। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां भारतीयों ने अपना, तो भी आने वाले 25 साल में हम और देखेंगे भारत एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से एक अमीर सभ्यता के
बन के भी उभर। सुपर, आप बहुत प्रोफाउंड चीजें बताए। और ऋषि जी, आज हमारे साथ टीजीवी वर्चुअल स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड आप जो भी बात बताए वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बेनिफिट द ऑडियंस। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे लगता है शायद मैं आपके कुछ लाइफ में कुछ पर्सपेक्टिव ऐड कर सकूं। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर टू होस्ट यू ऋषि जी। एंड सो दोस्तों, वो तो आज का एपिसोड ऋषि जीवन गुप्ता के साथ हाउ नॉट टू इन्वेस्ट, हाउ नॉट टू प्लान योर फिनेंसेस। वो तो बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया है हमारे ऑडियंस के लिए। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों, योर फ्रेंड्स, जो भी कलीग के साथ शेयर कीजिए, और शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वो तो बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन बनेगी। धन्यवाद। सो हम अब चलेंगे, कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं, ट्रिविया। आज के सामान्य ज्ञान ये है कि ईच डॉलर अमाउंट, अमेरिका में डॉलर अमाउंट है ना, उसको खुद का लाइफ स्पैन रहता है। प्रत्येक डॉलर के नोट का अपना जीवन काल होता है। और पैसा हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन कुछ डॉलर के बिलों का जीवन चक्र दूसरों की तुलना में लंबा होता है। विच मीन्स अकॉर्डिंग टू यूएस करेंसी एजुकेशन प्रोग्राम, मनी डजंट लॉस्ट फॉर एवर, बट थोड़ा डॉलर बिल्स है ना, उसका लॉन्गर शेल्फ लाइफ रहेगी। अमेरिका की मुद्रा शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार $10 के बिल का जीवन काल सबसे कम होता है, जबकि $100 के नोट का जीवन काल सबसे लंबा होता है। यही विभिन्न संप्रदायों का अनुमानित जीवन काल है। एंड अगर आप देखें तो $1 का बिल 5.8 इयर्स लाइफ रहता है, और $5 का बिल, $5 का नोट 5.5 इयर्स, $10 का 4.5 इयर्स और $20 का 7.9 इयर्स, वेराज $100 का 15 इयर्स लाइफ स्पैन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहता हो तो हमें जरूर ईमेल करें tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में द गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और दूसरे मेहमान के साथ। थैंक यू, टेक केयर।